नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता कफील अहमद से। कफील अहमद का जन्म झांसी में हुआ। कफील को स्कूल से ही एक्टिंग का शौक था। इसी शौक के चलते उर्दू अकादमी से रंगमंच की शुरुआत की और नाटक बंधन टूट गए से रंगमंच में अभिनय की शुरुआत की। तो इन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने एक्टिंग के सफर को और बढ़ाया। फिर दूरदर्शन के सीरियल नदिया किनारे गांव रे से टीवी में अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद दूरदर्शन के कई टीवी सीरियल में अदाकारी की। दूरदर्शन के साथ कफील ने बिग मैजिक के सीरियल हम हैं बजरंगी में और लाइफ ओके के कई क्राइम एपिसोड के साथ कई टीवी सीरियल्स में अभिनय किया। कफील अहमद ने टीवी के साथ फिल्म चोर चोर सुपर और जल्द आने वाली फिल्म महक सुगंधा और क्रेजी डांस में भी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं कफील एक्टर के साथ डायरेक्टर और राइटर भी हैं। कफील अहमद ने कई एड फिल्मों में एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी किया है, तो वहीं फिल्म की स्टोरी और डायलॉग भी लिखे हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, डायरेक्शन और लेखन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर कफील अहमद। कफील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कफील जी, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन सबसे पहले कैसी शुरुआत हुई? आप एक्टर से डायरेक्टर बने या डायरेक्टर से एक्टर बने? क्या थे आप सबसे पहले? आप एक्टर थे कि डायरेक्टर की राइटर? नहीं सर, सबसे पहले मैं एज एन एक्टर इस फील्ड में जुड़ा हूँ। सपना था एक अच्छा एक्टर बनने का, उसके लिए बड़ी कोशिशें की और एक्टिंग शुरू करी। एक्टिंग के बाद फिर मैंने कम से कम 15 साल एक्टिंग की। उसके बाद मुझे पता चला कि डायरेक्शन की बारी थी। मैं मॉनिटर के पीछे जब बैठ जाता था, जब कोई सीन होता था, बड़े ध्यान से देखता था क्या वो बोल रहे हैं। बेबी काट, थोड़ा तिल डाउन कर, तो बेबी समझा ये लाइट है, केल्विन क्या होता है। धीरे धीरे कैमरे की ओर समझना शुरू किया, फिर फिल्म को समझना शुरू किया। तब समझ में आया कि डायरेक्शन क्या होता है। फिर लोगों को डायरेक्शन करते सीखा। तो सबसे पहले एज एन एक्टर काम किया, फिर डायरेक्टर बना। और राइटिंग का शौक था क्योंकि मैंने पहला प्ले किया था बंधन टूट गए, और उसी के बाद अगले साल मैंने अपना एक लिखा हुआ प्ले कर दिया, एक जंगल की आत्मा। हाँ। तो वहां से पता चला कि मैं लिख भी सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं फिर, हालांकि जैसे कि आपको बचपन से शौक तो जरूर था, लेकिन फिर आपने ये डिसाइड कब किया कि जो मेरा शौक है एक्टिंग का, इसको मुझे प्रोफेशन की तरफ लेके जाना, इसी में करियर बनाना है? हुआ ये कि मेरे मामा यहाँ दिल्ली रहते थे, मैं रहने वाला, जैसे कि आपने बताया मैं झांसी से। तो मैं अपने मामा के आया था, यहाँ पर उनकी एक शॉप थी, उसी बगल में एक और शॉप थी। उस शॉप में जो एक मेरे लड़का काम करते थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गया और वो लखनऊ से थे और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। इत्तेफाक से उनके भाई उनसे मिलने आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग, मैं उनसे बोलता था कि मैं एक्टिंग का शौकीन, उन्होंने दिखाता था तरह तरह के एक्टरों की एक्टिंग करके। तो उन्होंने कहा अच्छा एक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसमें भाई शुरू करवा दिया। बस वो मुझे मंडी हाउस ले गए और इस तरह से ये एक्टिंग की शुरुआत हो गई। अच्छा, सबसे पहला ब्रेक क्या था? क्योंकि जो सबसे पहला ब्रेक होता है एक एक्टर का, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये सबसे पहला ब्रेक आपका जो था आपका, वो आपको आसानी से मिल गया या बहुत आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी? अरे साहब, मैं तो बहुत घबराता था। पहले तो मैं थिएटर आर्टिस्ट था, थिएटर करा, रंगमंच करता था। फिर मैं सोचता था टीवी पे आना तो बहुत ज्यादा कुछ सीखना होगा लोगों को, अभी सीखने की शुरुआत हो और सीखे और सीखे। टीवी पे दिखेंगे तो पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो रंगमंच करते रहे जनाब। रंगमंच खत्म हुआ तो फिर शुरुआत होगी स्किट प्ले से। स्किट प्ले आपके अंदर की झिझक को खत्म करता है। जब आप सड़क पे किसी के सामने परफॉर्म करते हैं, भीड़ होती है, लाइव परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आप सीधे पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, बड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहां से थोड़ा थोड़ा अंदर जागा कि हाँ, अपना बिल्डअप किया अपने आप को अंदर से कर सकता हूँ। तो मेरा पहला दूरदर्शन पे मुझे सीरियल मिला, मेरे दोस्त हैं सिद्धार्थ भारद्वाज जी, वो मेरे घर आए हुए थे, कुछ शो चल रहा था मेरे घर के पास, कुछ टाइम वो कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया। सर, एक सीरियल था क्योंकि जीना इसी का नाम है, बहुत पॉपुलर हुआ तो मुझे उन्होंने भेज दिया ऑडिशन के लिए। बड़ा डरते डरते मैंने ऑडिशन पे गया, पहला ऑडिशन था। सोचा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। रोजे चल रहे थे, रोजा रखा हुआ था
और अल्लाह से दुआ कर रहा था भाई पहला ऑडिशन है, इज्जत रख लेंगे रिफल भाई। पहुंच गए सर। और ईगल स्टूडियो में ऑडिशन था, वही टेट लगा हुआ था। तो वहाँ मनोज जी थे जो ऑडिशन ले रहे थे, कास्टिंग वही कर रहे थे। तो शाम का वक्त था, रोजा खुलने वाला था, 2 खजूर मेरे जेब में थे, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने पानी ऑफर किया, मैंने कि रोजे थे। कह रहे थे आप बैठ के पहले आप रोजा खुले थे इत्मीनान से ऑडिशन करेंगे। तो थोड़ा सा जो पहला ऑडिशन था उन्होंने थोड़ा मेरे को फ्री कर लिया थोड़ा सा। एक खजूर उन्होंने एक खजूर खाया, एक खजूर मैंने खाया। उसके बाद ये ऑडिशन शुरू हुआ और बस ऑडिशन कर आए। हम कहे ये कुछ बोले तो समझ में आया क्या चाहिए, कहते कपिल जी बताते हैं आपको। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो सर घर आ गया, उसके 3 दिन बाद कॉल आ गया, क्या सिलेक्शन हो गया। तुम्हारे खुशी के तारे वाह सिलेक्शन हो गई, अच्छा बड़ा चीज है। पहले इससे पहले मैं 97 में सीजन कर चुका था। बहुत छोटे छोटे एपिसोड थे, जैसे स्वच्छ धारा करके था, ये लिटरेसी एजुकेशन के ऊपर आता था, लेकिन ये अच्छा ब्रेक था बड़ा और सीरियल बहुत पॉपुलर था। इस तरीके से मेरी अच्छे सीरियल की शुरुआत इस तरीके से। तो रोजा खोलते वक्त आपने ऊपर वाले से दुआ की होगी कि मेरी जो ऑडिशन है वो अच्छा जाए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, और दुआ आपकी कबूल हो गई। खुदा दिलों को पहचानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो पहली फिल्म थी वो आपकी थी चोर चोर सुपर, आपकी पहली फिल्म थी। इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने बताया कि जब आप थिएटर से आप टीवी में गए तो थोड़ा सा एक डर था, ऑडिशन देते समय भी आप थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन वो बढ़िया रहा, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर टीवी से फिल्म में जाने का सफर कैसा रहा और ये ब्रेक आपको कैसा मिला? सर यही वही ऑडिशन, तो ऑडिशन चल रहा, जैसे ग्रुप होते हैं सर, सभी ग्रुप में ऑडिशन आते रहते हैं सर। इस फिल्म के लिए भी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे आया कि ऑडिशन देना है, मैं ऑडिशन देने चला गया। साउथ वेस्ट में ऑडिशन था, तो ऑडिशन शुरू हुआ। एक उसमें बिजनेसमैन का कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दे आया। जैसे उन्होंने कहा इम्प्रोवाइज करना था, कोई डायलॉग नहीं दिए कि आप कोई चोरी करना चाहता है और आपको पता नहीं है कि आपसे बेड शूट आपको ठगा जा रहा है और धीरे धीरे आप ठग गए, तो वो सिर्फ हाव भाव चेक करना था, वो हो गया मेरा। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी फिल्म मिलेगी, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना अच्छा रोल होगा उस फिल्म में। अच्छा। और इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद कॉल आ गया कि आपको फिल्म चोर चोर सुपर चोर में आपका सिलेक्शन हो गया है। अरे भाई बड़ी मेरी पहली फिल्म। अच्छा, आपको इतनी भी नहीं कि अभी शुरुआत है आप पूछ सकें भैया रोल क्या है, कितना बड़ा है। अभी तो शुरुआत में ये कहता है कि बस मिल जाए, जुड़ जाए और मिल जाए। बिल्कुल। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो रोल बहुत अच्छा था। कम से कम मेरा ख्याल से 5-6 सीन है उस फिल्म में। तो इस तरीके से वो फिल्म थी और मजा आया उसे करने में सर। और दीपक दौरिया जी के हीरो थे, तो उनके साथ भी सीन थे। कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और वो फिल्म करने में मजा आया। फिल्म बहुत अच्छी है कि आप पूरी फैमिली देख सकती है, कॉमेडी फिल्म है, मजेदार फिल्म है। बिल्कुल। तो एक खास बात ये रही कि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं, आप ये ज्यादा सोच कर नहीं जाते कि ऑडिशन के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप अपना 100% देते जरूर आप वहां पर। थोड़े सहमे हुए रहते हैं, लेकिन जो सहमापन था आपका शुरुआत में, ये आपको कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको और जागरूक करता है कि मुझे बेहतर ऑडिशन देना है ताकि मैं अच्छा दिखूं स्क्रीन में, और फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा, आपने जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सहमेपन बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी जब तक कैमरा रोल नहीं हो जाए, मेरा दिल अंदर से धक धक करता रहता है, पैर में कंपन रहता है, और जब एक्शन हो जाता है मैं शॉट दे देता हूँ, सब लोग सेटिस्फाई हो जाते, तब मेरा जो है दिल की धड़कन बंद होती है। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये जो आपने बताया कि दिल की धड़कन लगातार आपकी चलती रहती है तेजी से, कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग को एक्टिव रखती है और आप बेहतर फिर आप एक्टिंग करते हैं उस वक्त। क्योंकि अगर आप थोड़े से ज्यादा आप कैजुअल हो जाते हैं तो कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत जो डायलॉग भूल जाता है जो एक्टर होता है, या फिर अपने सीन के साथ उतना बेहतर नहीं कर पाता, न्याय नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। जी, जब तक आप अपने काम से डरेंगे नहीं तब तक काम आपकी इज्जत नहीं है। सही बात। डरते रहना, डरना जरूरी है। तो यहाँ पर वो डायलॉग को हम बदल सकते हैं कि जो डर गया वो मर गया। यहाँ पर हमको करना चाहिए जो डर गया वो पार हो गया, उसने बेहतर एक्टिंग कर ली। 100% करेक्ट, यही होना चाहिए। हाँ। अच्छा, दूरदर्शन चैनल पर तो आपने कई टीवी धारावाहिक किए हैं,
और बिग मैजिक पर भी आपने एक सीरियल किया था हमें बजरंगी, और इसमें क्या रोल था हम आपसे जानना चाहेंगे। और ये धार्मिक सीरियल था, तो जो धार्मिक सीरियल होते हैं ये बाकी सीरियल से किस तरह से अलग होते हैं, इनकी शूटिंग किस तरह से अलग होती है? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में मैंने, तो वहां पर अक्सर देखा हमने ग्रीन पर्दे में ज्यादातर शूटिंग होती रहती है, तो किस तरह की शूटिंग थी इसमें आपकी? अरे सर, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और बहुत अच्छा इसे लिखा गया था। और ये मैं बताऊं आपको, सीरियल ऐसा है कि इसमें भगवान जी तो हैं, हनुमान जी हैं, लेकिन वो प्योर धार्मिक नहीं है। एक परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे माँ मेरे बाप, हम 3 भाई हैं। हम 3 भाइयों की हम 2 भाइयों की वाइफ है। सबसे छोटा भाई, उसका नाम है बजरंगी, और पूरा घर पहलवान। मेरे पापा पहलवान, मैं पहलवान, छोटा वाला पहलवान, लेकिन बजरंगी जो है वो बिल्कुल पतला दुबला हड्डी। अच्छा। अगर फूक मारो तो टूट जाए। और उसको मतलब पूरा परिवार ने सिर्फ उससे कोसना है। माँ है जो उसे प्यार करती, भाई भी कहाँ से चड्डी पैदा हो गया। तो एक बार वो दुखी हो गया, हनुमान जी से प्रार्थना की कि भैया मेरा निवारण करो। तो हनुमान जी उसी को दिखते थे, दर्शन देते थे। सीधा उसी के बाद, हाँ बोलो, वो क्या चाहते हो? तो डर के बाद गया, एक नौकर होता है उसमें जो उसका दोस्त होता है, तो बस वही हनुमान जी से बात करता था। सब लोग इसे पागल भी कहने लगे। तो जैसे मैं उसमें नेता बनाता, तो धीरे धीरे हम लोग को बिलीव होता है कि नीचे भगवान दिखता है। मेरी परेशानी हनुमान जी हर लेते हैं, मेरे भाई की परेशानी से बॉक्सर बनना है, उसकी परेशानी भगवान हर लेते हैं। तो हनुमान जी बजरंगी के थ्रू सबका निवारण करते हैं। जी, सबका उद्धार करते थे, सबका समस्याओं का निवारण करते थे। जी, निवारण करते थे, हर समस्या का निवारण था वो बजरंगी के थ्रू होता था। वो बोलता था हनुमान जी से रात में जाके ये समस्या है, तो हनुमान जी बताते थे अरे ऐसा ऐसा करो। तो धीरे धीरे वो बच्चा उस घर का हीरो बन जाता है, जो शहर का, कस्बे का, पूरे इलाके का वो हीरो हो जाए। वाकई बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। आपने कई ऐड फिल्में भी की आपने, और एक ऐड फिल्म में तो आपने मनोज वाजपेयी के साथ काम किया है, तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने बताया कि जब आप एक्शन से पहले आपके पाँव कपकपाते हैं, थोड़ा सा दिल की जो धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो अब तो मनोज वाजपेयी थे आपके साथ, तो फिर क्या होता था आपके साथ? हाँ, ये अच्छा किस्सा है सर। ऐसा हुआ कि इसके जो डायरेक्टर हैं दानिश खान साहब हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और हम एक सीरियल कर रहे थे डीडी का सर, एक आंगन के हो गए 2। ये टंडन जी उसके डायरेक्टर थे, और ये मेरा सबसे बड़ा सीरियल था दूरदर्शन का, एज ए लीड उसमें था मैं। तो उसमें मेरे दोस्त का करेक्टर कर रहे थे दानिश खान साहब। उनसे मेरी दोस्ती यारी अच्छी हो गई, बहुत प्यारी दोस्ती हो गई, और वो बॉम्बे चले गए। तो एक मरतबा उनका कॉल आया कि कपिल एक ऐड है, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ। सर बिल्कुल ठीक, मैं आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता था अभी तक कि इसमें कौन है दूसरा एक्टर। चले गए साहब, सेट लगा हुआ था, पहुंच गए, मेकअप हो गया, बैठे हैं। हमको अभी भी नहीं पता कि मेरे साथ कोई एक्टर कौन। हम अपने डायलॉग तैयार करे हुए बैठे थे, सामने देखा मनोज जी आ गए। और मैंने कहा, मेरा तो भाग खुल गया, मजा आ गया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, स्क्रीन से हम किसी अच्छे बड़े और बेहतर आर्टिस्ट का आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और मेरी तो बोलती बन। तो उसमें साहू साहब असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने तारीफ कराया कि कपिल अहमद है जी। मैंने सर नमस्कार किए। उन्होंने आगे बढ़ के बोला मैं मनोज वाजपेयी हूँ, कोई नहीं जानता। तो फिर उन्होंने देखिए आप मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि इतने बड़े एक्टर है लेकिन कितने विनम्र हैं कि वो अपना परिचय दे रहे हैं। डाउन टू अर्थ। फिर उनसे बात ही होने लगी। जब हमारा शूट खत्म हो गया तो मुझसे बोले कहाँ से हैं आप? मैंने दिल्ली से। फिर क्या बात कर रहे हैं, बॉम्बे में आर्टिस्टों की इतनी कमी हो गई कि अब आर्टिस्ट बॉम्बे से आ रहे हैं, तो दिल्ली से आ रहे हैं। तो साहब मैंने कहा नहीं सर, दानिश सर है, उनका प्यार है। नहीं वो फिर अच्छा बोलते, अच्छा किया। इस तरीके से उनसे हुआ। और एक और ऐड है सर मेरा डेंटोबैक का, वो उसमें महेश ठाकुर जी ने मेरे साथ जो है शेयर किया उनके साथ मैंने। वो भी दानिश जी का है। उन्होंने उस वक्त मुझे इन्वाइट किया था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि महेश जी काम करना। तो ऐड में बड़ा इंटरेस्टिंग सफर रहा आपका, क्योंकि आप सोचकर गए थे कि मुझे एक अंगूर मिलेगा, लेकिन आपको अचानक से गुच्छे मिल जाते थे आपको पूरे अंगूर के। बिल्कुल। और वो भी मीठे अंगूर, तो खुशी तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है जी। अच्छा, आपने जैसे मैंने कहा आपने बहुत सारे ऐड फिल्में की। आपने एक ऐड फिल्म हमने फोटोज देखी हमने, और दर्शक भी वो फोटोज देख रहे होंगे, स्क्रीन हम चला रहे हैं उसमें, तो उसमें आप गब्बर बने हुए हैं। तो ये कौन सा ऐड था और क्या था इसमें? आप गब्बर बन के आप क्या कर रहे थे इस ऐड फिल्म में? आप
बेसिकली ये ऐड है जागो ग्राहक जागो का। हाँ। तो इसका एक हमारे प्रोड्यूसर साहब थे धर्मवीर जी, उन्होंने कहा कि एक ऐड है तुम्हारे लिए, करोगे? उनसे शूट करता नहीं गया सब मेकी पूछ बुला लिया गया, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ी गई। तो कहते चाहिए गब्बर का रोल है, गब्बर की तरह ही करना है। मैंने सर पूरी कोशिश करूंगा, और वो ऐड हुआ और बहुत अच्छे से चला सर, बहुत अच्छा ऐड बना सर, बहुत चला ठीक है। तो आप दर्शक को जागरूक कर रहे थे गब्बर बन के, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, स्वदेश न्यूज चैनल के दर्शक, आप जरा उस गब्बर स्टाइल में हमारे दर्शक को भी आप जागरूक कर दें। अच्छा, आप चाहते हैं कि मतलब वो डायलॉग बोल दूं? बिल्कुल जी, सुनिए। अरे सांबा, 50 लीटर की चिंता भी पकड़ना है, सबका माल खरीद लो और दुकान में भर दो, और गाँव वालों से कह दो अच्छा तो सिर्फ हमसे ही माल खरीदो, हमें बहुत मुनाफा होगा रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वाकई इसमें जो गब्बर से लोग डरे नहीं होंगे, लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जितने अच्छे अंदाज में आपने बोला है। अच्छा, हमारे दर्शक ये जरूर चाहेंगे कि वो जो गब्बर का जो फेमस डायलॉग है वो एक बार बोल दिया आप उस स्टाइल में, कितने आदमी थे। अच्छा चलिए कोशिश करता हूँ जी। अरे सांबा, कितने आदमी थे, वो तो और तुम तीन, फिर भी काली हाथ आ गए। यही सोच के ना कि गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे ओ सांबा, बता रहे सरकार हम पे कितना इनाम रखे हैं? सुनो, नहीं, बहुत बढ़िया, 50,000 का इनाम रखे सरदार। 50,000 मतलब बिल्कुल, मतलब आज के जमाने में कितने, लेकिन जबरदस्त आपने क्या वापस फिर से शोले की याद आपने फिर से ताज़ा कर दी आपने। अच्छा, आप जैसे मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि आप वर्सेटाइल हैं, आप बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। तो एक्टर से फिर डायरेक्टर बनने का कैसे आपका मूड हुआ, और फिर उसके बाद आप राइटर भी बने, तो कैसे फिर आप एक्टर के बाद सोचा कि मैं डायरेक्टर की तरफ चले जाता हूँ, डायरेक्शन की तरफ चले जाता हूँ और राइटिंग भी कर लेता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहा कि सारे पैसे मुझे ही आ जाए, वही एक्टर के भी पैसे आ जाए, डायरेक्टर के भी पैसे आ जाए, राइटर के भी पैसे आ जाए? नहीं सर, होता क्या है एक्चुअली हमको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, मैं जैसे पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, स्केच वगैरह, तो अल्लाह ताला ने वर्सेटाइल चीजें अंदर दी हैं कि जो मैं मतलब कला के क्षेत्र में जहां भी हाथ डालता हूँ मेरा ऊपर वाला साथ दे देता है। तो हुआ ये कि सर 2012 तक तो एक्टिंग करते रहे, 95 से शुरू की, और 2012 में मुझे मौका मिला, एक हेवल्स की फिल्म बन रही थी, उसमें असिस्ट करने का, और कॉर्पोरेट फिल्म थी वो, तो उसमें असिस्ट किया था मैंने। फिर बारीकियां समझी डायरेक्टर से कि क्या चीज कितनी बारीकी होती है, कैसे एंट्री है, कैसे एग्जिट है, कैसे ठहराव है, फ्रेम क्या होता है ना, लाइटिंग क्या होती है, कैमरे को सीखा। अगर आप अच्छा डायरेक्टर बनते हैं तो आपको कैमरे की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने से उसमें क्या सेटिंग्स होती है कैमरे की, क्या केल्विन किससे बोलते हैं, आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारा आपको, और लाइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको सारी। तो वहां से पहले शुरुआत करी कॉर्पोरेट फिल्म से, मैंने 5-6 फिल्म असिस्ट की। उसके बाद मैंने खुद कोशिश करी, पहले एक फिल्म करी मैंने हेवल्स की। हेवल्स की कई फिल्में बनती थी उस वक्त, एक फिल्म मैंने डायरेक्ट की, तो वो फिल्म अच्छी बनी। उसके बाद फिर सोनालिका, ओजोन, बजाज, ये तो कॉर्पोरेट फिल्मों का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ जी। अब मैंने धीरे धीरे, क्योंकि वक्त बीत रहा था तो कॉर्पोरेट फिल्म बहुत ज्यादा करनी थी। अब मैं चाहता था कि मैं उसको नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं बना था फिल्म के लिए, सिनेमा के लिए, थिएटर के लिए। तो मैं वापस वहां से निकला, मैंने कहा कुछ अपना करना है। तो अभी मैंने गाना, अभी इंडियन आइडल में आपने होंगे मोहम्मद दानिश गा रहे थे, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत नाइस पर्सन है। तो अभी लॉकडाउन से पहले उनके साथ एक गाना करने का मौका मिला। अभी तरह फिल्म प्रोडक्शन गाना बना रही थी, डीओपी थे महेश गौतम जी, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि एक गाना करते हैं दानिश के साथ। बिल्कुल, आपने गाना भी किया है, आपने फिल्में भी की और बहुत जल्दी आपकी बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था आपके साथ, मतलब आपके साथ तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपने किसी के साथ किया था।
कि जब शूटिंग चल रही थी तो जो आपके एक सीनियर एक्टर थे, आपने उनके साथ प्रैंक किया था, आपने उनका मोबाइल फोन छुपा दिया था और फिर आपने कहा कि शर्त लगाई थी कि मैं ढूंढ के दे दूंगा तो मुझे 1000 चाहिए। तो जरा डिटेल में बताइए क्या था ये। मुरादाबाद हम लोग शूट कर रहे थे सर। हाँ। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और पहले आप बोलने से पहले तो सुनेंगे जरूर, मुझे पता है उनसे मैं ये देखिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगी आज तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ सर, ये किस्सा उन्हें पता ही नहीं है कि किसने किया है और आपके माध्यम से ये बात तक पहुंच रही है। सबसे पहले मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, और जो उनका है वो मेरे पास सुरक्षित है, वो आगे कभी भी ले सकते हैं। मतलब तो स्वदेश न्यूज के माध्यम से पता चलेगा कि उनका मोबाइल गुमा नहीं था, बल्कि आपने प्रैंक किया था, आपने खुद छुपा दिया था। जरा वो किस्सा बताया आप। ये कि बातचीत बहुत देर से चल रही थी और मोबाइल उन्होंने चारपाई पे रखा हुआ था। हम 2-3 आर्टिस्ट थे, आंखों आंखों में इशारा हुआ कि उठा लीजिए। तो उस वक्त वो महंगा बहुत हुआ कर अपना मोबाइल, और उठा के उस समय बाथरूम की जो खिड़की होती है रोशनदान, उस पर रखाया, साइलेंट कर दिया कि बजिए तो आवाज ना आए। अब भी बाहर आ गए, 10 मिनट बाद हुआ कि चलो चलो भाई अब लंच का टाइम हो गया, लंच का। तो साहब उठे हमारे, अब जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। हम लोगों ने कहा नहीं बेटी सर नहीं होगा। तो पूरी टीम मोबाइल ढूंढने में लग गई, और पूरी टीम को पता था मोबाइल कहाँ है। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब वो परेशान, महंगा मोबाइल, अब क्या होगा क्या होगा, मोबाइल नहीं मिल रहा है। टीम ढूंढ रही है पूरा मोबाइल, टीम को पता है मोबाइल कहाँ है। तो फिर मैंने कहा आइडिया सर, हाँ यार एक बाबा है, मैं उनके लिए जानता हूँ। अच्छा, वो मतलब आदर्श शक्ति है उनके पास, वो पता लगा के हिंट दे देंगे मोबाइल का, अगर आप कहें तो पूछें। कहते पूछिए पूछिए। तो मैंने उस टाइम एयरटेल पे 121 का कॉल लगता था, 121 कॉल लगा लिया ताकि रहे कि कॉल पे है। तो मैंने कहा अच्छा जी बाबा, बाबा हमारे दोस्त है उनका मोबाइल खो गया है। भैया क्या? मैंने कहा हाँ सर, कैसा मोबाइल था? सर वो ऐसा मोबाइल था, इस कलर का था। अच्छा ठीक है, अच्छा बाबा ठीक है, आधे घंटे। तो क्या हुआ? मैंने बाबा बोल रहे आधे घंटे के बाद। अच्छा भाई, बड़े उन्होंने खाना नहीं खाया, हम लोगों ने सामने बहुत कहा मिल जाएगा सर, खाना खा लीजिए। कहते नहीं आप खाइए, आप लोग खाइए, भूख नहीं लगती। फिर आधा घंटे बाद हम भूल गए, वो खुद आए, भैया आधा घंटा हो गया है। मैंने हाँ कॉल करता हूँ। फिर दोबारा 121 पे कॉल लगाया गया। फिर वहां से मैंने अच्छा बाबा, हाँ बाबा हाँ लाल कलर का था, कहाँ पे? अच्छा अरे बाबा अभी मैं कॉल करता हूँ आपको। क्या हुआ? मेरे बाबा कह रहे उत्तर दिशा में जाओ, एक पुराना सा दरवाजा है, उसे खोलो, वहां पर रोज सुबह या शाम जाया जाता है। कोई दोपहर में उसका इस्तेमाल बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन सुबह शाम ज्यादा तादाद में उस कमरे का इस्तेमाल होता है। और उधर देखो, उत्तर दिशा ये रही, उत्तर दिशा से बताया गया ये है पुराना दरवाजा, इसका टॉयलेट है। तो हाँ बाबा सही तो कह रहे हैं, सुबह शाम गैस इसका इस्तेमाल होता है, वैसे तो तेज है नहीं। दरवाजा खोला गया, भाई टॉयलेट में नहीं मिल रहा, टॉयलेट में फिर ऐसे झूठ से हाथ डाल के अरे मैंने मिल गया सर, ये रहा आपका मोबाइल। तो फिर अल्टीमेटली इस तरह से आपने प्रैंक किया उनको, और आज वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम के बाद जरूर बोलेंगे यार तुमने बड़ा अच्छा प्रैंक किया हमारे साथ। अच्छा, प्रैंक करने में वैसे आप पीछे नहीं है, आपने तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैंक कर दिया था कि आपने घर में फोन कर दिया था, घर में बोल दिया था आपने घर वालों को, आपकी मम्मी ने फोन उठाया था कि भाई घर में बम रखा हुआ है, घर से बाहर निकल जाओ। तो ये कौन सा प्रैंक है कि आप कह रहे हैं कि घर में बम रखा हुआ है, घर से बाहर निकल जाओ, और आपने अनजान व्यक्ति बन के फोन किया, फिर घर में क्या हुआ उसके बाद? अफरा तफरी मच गई होगी। बहुत खतरनाक था, और उस दिन के बाद मैंने ऐसे तौबा कर ली, आज के बाद इस तरीके का कोई प्रैंक नहीं होगा। मैंने सर लैंडलाइन थे उस वक्त, मोबाइल का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, लैंडलाइन से मोबाइल की शुरुआत भी नहीं थी। तो मैं शादीशुदा था, जैसे देखिए एक बच्ची का बाप भी था। तो मैंने अपने घर लैंडलाइन से वैसी माँ को फोन करा, अरे मैंने कहा माँ घर में बम है, सब लोग बाहर भाग जाओ। और माँ ने, मैंने फिर आगे सुना नहीं, उन्हें फोन काटा मम्मी ने, और उसके बाद माँ मुझे नहीं पता, अफरा तफरी शुरू। अब मैं यहाँ से फोन करे जाऊँ, वाइफ मेरे की क्या बदतमीजी में, आपने ऐसा मजाक नहीं करा था, जल्दी से मना करिए कहीं कुछ ना हो जाए, फोन करें। फिर उठाया एक लड़के ने, मैंने काम करता था माँ के पास, कहता भैया जल्दी आओ घर में बम है। अबे मेरी बात तो तुम, उसने भी काट दिया, मेरी बात नहीं सुना कुछ। मेरे वाइफ ने कहा चलती भागी, भागा साहब, मैं स्कूटर ले गई, घर पहुंचा, पुलिस आ गई, मैं लगा वहां खड़ा, अब मैं सन कि अगर कुछ हो गया तो कहीं नहीं, तो ये नहीं चला जाऊंगा अपनी घर की खबर दे के। तो पुलिस वालों को कैसे पता
धीरे धीरे मैं एक एक करके खींच के लाया पहले बड़े भाई। हाँ। नहीं भाई सॉरी, मैंने फोन किया था, बताना नहीं, पुलिस तो फिर आपने पुलिस वालों को चुपके से सॉरी बोला, फिर घर वालों को बताओगा, डांट जरूर पड़ी होगी आपको, लेकिन बिल्कुल सही, इस तरह का प्रैंक नहीं करना चाहिए, मैं भी आपको कहना चाहूंगा। जी कपिल जी, समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे और बातचीत करते, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करने का, लेकिन समय बहुत कम है, तो हम इजाजत चाहेंगे। और शुक्रिया समय निकालकर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, रूबरू हुए अभिनेता, राइटर, डायरेक्टर कफील अहमद से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।